ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे जो कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट निकालना था। तो कोई भी पॉइंट के बीच में वो हमने डिस्कस किया था। अभी वही टॉपिक ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और कभी ये स्टैंडर्ड है ऐसा क्वेश्चन, तो मैं इसको ड्राइव कर देती हूँ, उसके बाद जो भी आएगा वो आप याद भी। ओके, तो इसके बाद आप लोग इसको मतलब ड्राइव तो हम करेंगे ही इसको, बट आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो क्यू है उसकी सारी की सारी जो साइड हैं, 1 2 3 ऐसी ही सारी साइड जो है, उन 6 की 6 साइड का में जो ये साइड में ये जो ब्रांचेज़ हैं उनका रेजिस्टेंस सबका आर है, ठीक है। और फिर हमने पूछा क्या है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो होता क्या है, वी बाय आई। तो मतलब हमें करना क्या है, इस सर्किट में ये सब जगह का रेजिस्टेंस आर है, सेम है, इसलिए मैंने इसको शो नहीं किया है, बार बार नहीं लिखा है। बाकी इसका सबका सारी जो ब्रांचेज हैं सबका रेजिस्टेंस आर है। तो इसमें ये पूछा है कि आर निकालना है इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस। तो बेसिकली निकालना क्या है, वी अपॉन आई। तो अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, तो हम एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस वी वोल्ट का, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना वोल्टेज है, तो ये हमने अपने उससे ले लिया, स्टैंडर्ड वी वोल्ट ले लिया, और इससे आई करंट फ्लो हो रही। अब ये तो हमने इधर किया, और जब आगे भी हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे। जब डिपेंडेंट सोर्स रहेंगे उस टाइम हम ऐसे करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं या फिर एक करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो देखो इधर से आई करंट फ्लो हो रही है। अब अगर हम ए पॉइंट पे देखें तो 1 2 3 ब्रांचेज हैं, तीनों पैरेलली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो जब तीनों पैरेलली कनेक्ट हैं तो इनमें जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 ब्रांचेज रहती हैं, ऐसे ये दिया है जो हमने कल करंट डिवीज़न पढ़ा था उससे। तो जैसे ये भी आर है, ये भी आर है, ये आई है, ये I1 है, ये I2 है। तो अगर हम फाइंड करेंगे, दोनों आर इक्वल सेम रजिस्टर हैं, तो अगर हम I1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, करंट डिवीज़न से टोटल आई इंटू आर अपॉन सम, तो 2R, तो ये हो जाएगा I/2। इससे क्या समझ आया कि अगर 2 पैरेलल पाथ हैं तो जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगी, उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो 2 पैरेलल पाथ थे तो I/2 इसमें जाएगी, I/2 इसमें जाएगी। अगर सेम 3 पैरेलल पाथ होते तो I/3 हो जाता, जैसे इधर है। तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, I है टोटल, तो I/3 इसमें जाएगा, I/3 इसमें जाएगा और I/3 इसमें भी जाएगा, तीनों में I/3 जाएगा। ओके, तो अब देखो ये I/3 इधर से जा रहा है इस पॉइंट तक। अब हमने देखा क्या, इस पॉइंट पे I/3 करंट जा रहा है, लेकिन ये इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा। तो जब ब्रांचेस पैरेलली कनेक्ट हो तो क्या करते हैं, जितने टाइम्स कनेक्ट हो, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो हम उसको फाइंड करते करंट डिवीज़न लगा के, लेकिन इक्वल है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ब्रांच है तो ये जो भी करंट है वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो I/3/2, तो ये क्या हो जाएगा, I/6, और इसमें भी आएगी I/6। ओके, अब सेम ये I/3 आ रही है इधर तक, इधर क्या हो जाएगी, I/6, सेम I/6। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इधर से आ रही I/6, सेम I/3 इधर से आ रही, तो इसमें भी I/6 जाएगी, इस ब्रांच में, इसमें भी I/6 जाएगी। और अगर हम अब इस ब्रांच में बात करें तो इधर से I/6 आ रही है, इधर से I/6, तो इसमें कितनी फ्लो होगी, I/3, ठीक है। और फिर अब अगर हम बात करते हैं इधर से, तो इस वाली ब्रांच में कितनी आएगी, I/6 प्लस I/6, KCL लगाया तो क्या हो जाएगा, I/3। ओके, और I/3 इधर से आया, I/3 इधर से आया, सारी ब्रांचेस की करंट हो गई। और हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो इधर से I/6 और इधर से भी I/6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, I/3 हो जाएगा।
और अगर नहीं क्लियर हुआ तो ऐसे जैसे हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें I/6 आ रहा है, इसमें ये I/6 आ रहा है और ये वाला करंट हमें निकालना है। हमने इसको I डैश बोल दिया। हम इस पर KCL अप्लाई करेंगे तो I/6 प्लस I/6 और ये आउट गोइंग समझ ही आ रहा है कि अगर इनकमिंग है तो आउट गोइंग होगी बाकी, इक्वल टू I डैश। तो ये हो जाएगा 2I/6 इक्वल टू I डैश। तो I डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, I/3। ओके, तो ये सारी करंट फाइंड कर ली हमने। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें बी से जो एंटर करेगी इस नोड से, वो क्या हो जाएगी, तीनों का सम हो जाएगी I/3 I/3 I/3, जैसे इधर हुआ तो ये हो क्या जाएगी, टोटल I। ओके, तो अब हमें रजिस्टर निकालना है तो हम करेंगे क्या, ये तो हमने ले लिया। अब हम एक लूप में, क्योंकि ये क्या है, ऐसे रजिस्टर ही तो कनेक्ट है ना, ऐसे अलग अलग, हम एक लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो हमने ना जैसे ये इस वाली लूप में KVL अप्लाई किया, ठीक है, तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, B इक्वल टू इधर से R इंटू I/3 प्लस इस वाली ब्रांच में R इंटू I/6 प्लस इस वाली ब्रांच का R इंटू I/3। R को हमने कॉमन लिया, RI को कॉमन लिया, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 IR/6 LCM लिया, 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये बना 5/6, ठीक है। और ये है V, तो V/I इक्वल टू R इंटू 5/6 है, और ये हमें निकालना था RAB, ठीक है, तो ये RAB निकल गया जो कि क्या है 5R/6, ठीक है। तो ये है, तो जब भी Q दिया हो तो ज़रूरी नहीं है सॉल्व करो, बस ये याद रख लो कि 5/6 R है। ऐसे कभी नहीं होगा कि अनइक्वल रेजिस्टेंस देंगे इतने बड़े सर्किट के लिए, इक्वल रजिस्टर रहेगा। तो अगर ये आप याद रख लेते हो कि 5/6 R है तो R की वैल्यू पुट करेंगे। इससे उन्होंने बोल दिया कि Q हैव इक्विवेलेंट इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है। और फिर पूछा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो AB टर्मिनल के क्रॉस, तो सिंपली हम निकाल लेंगे 5/6 इंटू R जो है वो 2 है, 5/3, ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे इसको। ओके, और अगर सेम केस इंडक्टर के लिए होता उसमें भी सेम आता है ना, LAB अगर पूछा होता तो उसमें भी 5/6 L आता, और अगर कैपेसिटर होता तो वो 6/5C आता है। आप चाहे तो फाइंड कर सकते हो सेम वे से, बस जो चेंज आएगा इतना तो बनेगा ही, बस जो चेंज आएगा वो इधर आएगा। तो ओके, मैं इसको भी बता ही देती हूँ कि अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो सेम इसी इक्वेशन सेम ऐसे ही बनेगा सब कुछ, R की जगह C होगा। तो इसमें होगा क्या कि V इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IDT होता है ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो अभी कैपेसिटर्स अगर लगे होंगे पूरे के पूरे तो हम करेंगे क्या कि ये 1/C होगा, क्योंकि इक्वल रजिस्टर था उसमें भी इक्वल कैपेसिटर रहेगा, तो ये हो जाएगा I/3 DT प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/6 DT प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/3 DT, ठीक है। ये हो जाता, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो मैंने सॉल्व करा है, सो फाइनली ये आ जाता है, ठीक है, 6/5C। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कल भी जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन की बात की थी उसमें क्या था कि जब भी वो बोले कि AB इक्विवेलेंट निकालो, मतलब कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस कुछ भी पूछता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जिस टर्मिनल के बीच में उसने निकालने को बोला है वो कहीं कॉमन है क्या। तो देखो हमने देखा ये A टर्मिनल है, ये B। अब अगर हम चलते जाएँ तो ये तो शॉर्ट है, तो ये भी A है, ये भी A है, और इधर से चले अगर तो ये भी B है, ये भी B है, ठीक है। तो और एक पॉइंट ये C और एक D ये हमने ले लिया, ठीक है। तो फाइनली जो है वो ये है कि जो मोस्टली कैपेसिटर्स हैं वो AB के बीच में कनेक्ट है ना, सॉरी हाँ, A और B के बीच में कनेक्ट है, और एक कैपेसिटर जो है वो C और D के बीच में कनेक्ट। तो हम इसको रीड्रॉ करेंगे
तो रीड्रॉ करेंगे तो पहले ही हमें दिख रहा है कि सी और डी के बीच में तो सिर्फ एक ही कनेक्ट है, तो हमने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब हमने देखा कि ए टू सी एक, ए टू सी दूसरा और ए टू सी तीसरा, मतलब तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्ट है, तो हमने कनेक्ट कर दिया ए और सी के बीच में। अब हमने देखा कि बिटवीन ए एंड बी भी कुछ कनेक्ट है, तो देखो ए एंड बी 1 फैरेड कनेक्ट है, हमने ये कर दिया कनेक्ट। ओके, अब हमने इधर से देखा कि बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में ये कनेक्ट है, 3 कैपेसिटर तीनों पैरेलल हैं, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने कल ही बात की थी कि अगर कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलली कनेक्ट हो तो उनको हम सम करते हैं, ठीक है, और अगर सीरीज़ कनेक्ट हो तो उनको पैरेलल जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे रेजिस्टर को पैरेलली सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, तीनों पैरेलल कनेक्ट है तो ये सम हो जाएगा 3 से, और ये भी सम हो जाएगा 3 से, ये 3 से है ही, और तीनों सीरीज़ कनेक्टेड हैं। और मैंने अभी जस्ट बताया था जब हम लोग करंट डिवीज़न वगैरह की बात कर रहे थे उस टाइम भी बोला था कि अगर इक्वल रजिस्टर है, अब ये सीरीज़ कनेक्टेड है तो इसको जस्ट पैरेलल जैसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसे बोला था कि अगर एन टाइम कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज़ कनेक्टेड हों और हमें सी इक्विवेलेंट निकालना हो तो सी बाय एन हो जाता है। तो ये 3 कैपेसिटर हैं, तीनों सीरीज़ कनेक्टेड हैं, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाय 3, सी क्या है इधर पे 3 बाय 3, दैट विल बिकम 1 फैरेड। तो देखो ये 1 फैरेड है और ये क्या है 1 फैरेड आया, दोनों पैरेलल हुए, दोनों का सम हो जाएगा तो आंसर विल बी 2 फैरेड। ओके डन। अब होता क्या है कि अब ये तो ऐसे नॉर्मली बात है, अब कभी और भी अलग अलग टाइप के आ जाते हैं हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने, तो एक ब्रिज वाला कंसेप्ट भी होता है जिसमें ब्रिज फॉर्म में दिया रहता है। तो अब ये होता क्या है कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है तब तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, और अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होता है तो फिर उसमें हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज़ करते हैं, जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अलग से डाली हुई है वो वीडियो पहले, तो वो आप लोग देख लेना। और अब हम पहले इसको ही डिस्कस करते हैं कि बैलेंस ब्रिज क्या होता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम, ये ब्रिज ही है, बस इसके लिए बैलेंस की कंडीशन क्या होती है ये देखना है। तो सबसे पहले तो अपोजिट आर्म का जो रेजिस्टेंस रहता है उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये और ये आर्म अपोजिट है ना, ये दोनों हम अपोजिट हैं, ये दोनों आर्म अपोजिट है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो इक्वल हुआ, दैट इज़ ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ठीक है। तो अब होगा कैसे, जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो 40 × 5 200, 10 × 20 200, मतलब कि ये दोनों का जो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ब्रिज बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो जिस ब्रांच जो ब्रांच है जो जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है उनका वोल्टेज इक्वल रहेगा, मतलब उस ब्रांच की करंट 0 रहेगी। तो मैंने ऐसे बोला कि वी सी इक्वल टू वी डी, दैट इज़ आई सी डी इक्वल टू 0, ये हुआ। तब हम करेंगे क्या, अब इसमें करंट 0 है तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो ये ईजी बन जाएगा, दोनों ये सीरीज़ में आ गए, दोनों ये सीरीज़ में आ गए, उसके बाद में ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। लेकिन ये तो बात हुई जब बैलेंस है, और अगर नहीं है तो हम उसको स्टार डेल्टा से कन्वर्ट कर लेंगे, वो फिर से भी बता दूंगी। और अगर ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात है, लेकिन अगर इम्पीडेंस की बात करते हैं तब सिर्फ ब्रिज बैलेंस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके लिए एंगल की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अब हम जैसे इस वाले में बात करते हैं कि ये समझ लो कि 4 इम्पीडेंस है, Z1 Z2 Z3 Z4, तो इन चारों का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ ना कुछ एंगल है। तो हमने इसको ऐसे ले लिया कि अगर Z1 है तो मैग्नीट्यूड मॉड Z1 एट एन एंगल ऑफ θ1, ऐसे सेम Z2 Z3 Z4 को लिया, ठीक है। अब ये Z5 है ना, तो अब इसके लिए जो बैलेंस होने की कंडीशन है वो क्या होगी कि इम्पीडेंसेस के मैग्नीट्यूड जो है, जैसे सेम रजिस्टर में लेते थे कि अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल हो, तो इधर भी अपोजिट आर्म के इम्पीडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो इधर हम देखेंगे Z1 Z4 अपोजिट आर्म इंटू इक्वल टू Z2 Z3, ठीक है, ये हुआ। और अब हमने अगर ऐसे रखा है ना, तो अब ये तो इससे ही आ जाएगा कि कैसे आया, तो ये तो है। तो अब हम Z1 Z2 Z3 Z4 सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे कंडीशन निकलेगी क्या। देखो एक चीज़ ये होती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है किन्हीं भी दो चीज़ों का, जैसे जो एंगल के साथ है, रियल और इमेजिनरी टर्म जैसे, तो होता क्या है कि अगर एंगल के साथ है तो एंगल मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे एंगल ऐड हो जाते हैं, और डिवीज़न के टाइम पे जो है एंगल क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है। हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो मैग्नीट्यूड का तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और सेम इधर के भी एंगल ऐड हो जाएंगे। अब इससे हमें दो कंडीशन ये मिल गई कि जब हमने इक्वेट करेंगे इनको, तो कंडीशन ये मिल जाएगी कि मैग्नीट्यूड वाइज जो अपोजिट आर्म है उनके इम्पीडेंसेस का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। और अगर एंगल वाइज बात करें तो जो अपोजिट आर्म है उनकी उनका जो एंगल है, इम्पीडेंस एंगल है, उनका सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ अगर इसका इम्पीडेंस और इसका इम्पीडेंस उन दोनों का सम दैट विल बी इक्वल टू द इसका इम्पीडेंस और इसके इम्पीडेंस का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3, ओके, ये आया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने इधर पे Z1 Z2 Z3 Z4 हमें निकालना है, Z1 Z2 Z3 हमें दे रखा है, ठीक है। अब अगर इन्होंने बोला हुआ है कि गिवन ब्रिज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Z4 ब्रिज बैलेंस होगा, ठीक है, उन्होंने बोला कि Z4 की किस वैल्यू के लिए ब्रिज बैलेंस होगा। तो हमने दिमाग में लाया कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है इम्पीडेंस के केस में, तो कंडीशन ये होती है कि जो अपोजिट आर्म का मैग्नीट्यूड है उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए, है ना, और जो एंगल है उनके सम इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इम्पीडेंस ही फाइंड करेंगे। देखो जैसे ये किया तो ये इम्पीडेंस तो इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है, और अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं और एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया, चाहे से अलग अलग कर लेते हैं इसको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक मिनट, ठीक है। Z1 जो है वो 10 एट एन एंगल 30 है, Z2 जो है वो 5 एट एन एंगल -50 है, Z3 जो है 4 एट एन एंगल ऑफ -40 है। तो Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 आएगी। ब्रिज बैलेंस कंडीशन इस वाले ब्रिज से ये आएगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज, ओके, तो हम मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं। तो Z1 का क्या है 10, Z4 तो हमें निकालना ही है, Z2 का 5 और Z3 का 4, ठीक है। तो 5 तो Z4 जो है वो क्या हो जाएगा 2 आया मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने बोला है कि Z4 की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ब्रिज बैलेंस हो, तो ये बैलेंस की कंडीशन होती है। तो अब इन्होंने बोला है कि वो वैल्यू निकालना जिसके लिए बैलेंस हो, तो हमने सीधी कंडीशन ही अप्लाई कर दी। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो मिल गया। अब अगर हम एंगल वाइज बात करें, है ना, तो एंगल वाइज क्या होगा θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3, राइट। θ1 जो है 30 डिग्री है, θ4 अननोन है, θ2 जो है वो -50 डिग्री है, और θ3 जो है दैट विल -40 डिग्री। तो ये हो गया -90 डिग्री, θ4 -30 डिग्री, ये वाला इधर आ गया। θ4 जो आया -120 डिग्री आया, ओके। तो हमारे हिसाब से जो Z4 की वैल्यू आई वो आई क्या 2 एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। और अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो ये ऑप्शन भी है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी इम्पीडेंस की बात करेगा तो एंगल नेवर विल बी मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। जो थीटा होगा वो बिटवीन +90 टू -92 +90 ही होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पीडेंस है। जैसे नॉर्मली हम रजिस्टर की बात करते हैं, जब हम लोग मेज़रमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि रजिस्टर की बात करते हैं तो उसका एंगल जो है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। इंडक्टर की बात करते हैं
तो वो होता है 90। और अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो होता है -90। और अगर हम RL के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो 0 to 90 होगा। और RC की मतलब रजिस्टर इंडक्टर, रजिस्टर कैपेसिटर, तो -90 to 0 के बीच में होगा। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन को लेके देख लीजिए, कहीं भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है क्या, हमेशा एंगल जो है वो बिटवीन 90 to +90 ही है। तो प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि अगर इम्पीडेंस की बात की है तो उसका एंगल जो है वो -120 हो जाए, है ना, वो तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये आया ज़रूर था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसमें आंसर लगाएंगे नन। ओके, डन। ओके, और अब हम बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की, सेम ऐसे इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन की बात की, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है ना। तो ब्रिज बैलेंस होने या ना होने के लिए सेम वही अपोजिट आर्म को देखते हैं। 1 2 3 4 5 आर्म से बना, मतलब ब्रिज जैसे लग रहा है। अब हम देखेंगे ये कि अच्छा, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको रीड्रॉ करेंगे तो 1 सेकेंड, है ना, ये 2 ओम, क्योंकि ये ब्रिज जैसे दिख नहीं रहा है ना, तो डाउट होता है स्टार्टिंग में। तो ये 3 ओम, ये 2, ठीक है, और ये 3, ये 6, ये बी टर्मिनल, ए टर्मिनल, और ये 2। अब लग रहा है ना ब्रिज जैसे। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि हमें पूछा है कि RAB निकालना है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिज के फॉर्म में है तो ये बैलेंस है या नहीं, ये कंडीशन फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट 2 × 6 = 3 × 2। तो ये तो इक्वल है नहीं, ये 12 है और ये 6 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब जो ब्रिज है वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। और जब ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, इसको हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है पहले एक वीडियो में, तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, नेटवर्क थ्योरी में ही है। बाकी अगर फिर भी कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगी। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ओके, तो इस क्वेश्चन को ये 2 ये 2 दैट इज़ 6 3। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये भी निकालना है RAB। अब हमने देख लिया ब्रिज तो बैलेंस है नहीं। अब हमें दिख क्या रहा है कि ये वाला जो 2 ओम 2 ओम 2 ओम ये कैसा स्टार कनेक्टेड है, तो इस स्टार को हम लोग डेल्टा कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्टार को डेल्टा कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग से फॉर्म हो जाएगा। एक ऐसे आ जाएगी ब्रांच, ओके, और एक ब्रांच जो है वो ऐसे आ जाएगी, एक ब्रांच जो है ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, स्टार टू डेल्टा। ओके, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी जब इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल रजिस्टर है, और उसमें अगर हम स्टार टू डेल्टा करते हैं तो जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बाय 3। ओके, तो जैसे ये 2 ओम 2 ओम था, अब स्टार से डेल्टा कर रहे थे तो 2 × 3 हो जाएगा, दैट विल बिकम 6 ओम ऑल। तो ये आएगा नया वाला 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। अब इस सर्किट को अब ये वाला जो है ये तो नहीं बचा, ठीक है, डेल्टा कन्वर्ट कर लिया, अब इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो बिटवीन AB 6 ओम कनेक्ट है, इस पॉइंट को कुछ D दे देते हैं, ठीक है, तो ये D पॉइंट है। तो बिटवीन A एंड D क्या 3 ओम कनेक्ट है, उसके पैरेलली 6 ओम कनेक्ट है, ठीक है। अब इस B पॉइंट और D पॉइंट के बीच में 6 ओम कनेक्ट है, उसके पैरेलली अगेन 6 ओम कनेक्ट है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का। तो अगर मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब वो क्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जब भी ब्रांचेस पैरेलली कनेक्टेड हों तो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो R/N हो जाएगा जब पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, रजिस्टर के केस में। लेकिन अगर कैपेसिटर के केस में सीरीज़ केस है तब उसमें क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C/N हो जाएगा, ठीक है।
तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, दो ब्रांचेज हैं, पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इन दोनों ब्रांचेज का, ठीक है। 6/2 दैट विल बिकम 3 ओम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। और ये दोनों जो है पैरेलली है, इनको कैसे करेंगे 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18/9 दैट इज़ 2 ओम, ठीक है। इसको अगेन रीड्रॉ करेंगे, ये 6 ओम है, ए है, बी है, इधर क्या आया और इधर क्या आया, इधर आया 3 ओम और इधर आया अपना 2 ओम, ठीक है। तो ये बन क्या 5 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम, दैट इज़ 5 × 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6, ठीक है, 30/11 ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये आया रजिस्टर की वैल्यू, ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। तो ये है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और उन्होंने बोला ये IX फाइंड करो, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर इस टाइप से कहीं भी दिखे है ना कि बड़ा उल जलूल सा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से कनेक्शन है, कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें सिंपली आप पॉइंट जो है वो लो, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी लिया। अब मैं जाती जाऊँगी इधर तक, ये शॉर्ट है, मतलब इसका ये पॉइंट भी ए है, और इधर तक आऊँगी तो ये वाला पॉइंट भी ए ही है, ठीक है। अब ए पॉइंट ये वाला पॉइंट बी है, शॉर्ट है, तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। सेम अगर चलते जाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। मतलब हमें समझ में क्या आया कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जितनी भी रजिस्टर हैं है ना, उन सबको बिटवीन ए बी ही कनेक्ट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं करूँगी क्या, ए पॉइंट दिया, ये बी पॉइंट दिया, ठीक है। तो अब देखो A to B 3 ओम कनेक्ट करा, ठीक, A to B 3 ओम कनेक्ट करा, अगेन A to B 3 ओम कनेक्ट करा, और इन दोनों ही टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो ±12 वोल्ट है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो वाइल रीड्रॉइंग हमें बस ध्यान रखना है इस करंट की डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी के बीच में कनेक्ट है, ए बी के बीच में कनेक्ट है, ऊपर से आ रहा है तो ए बी, ठीक है। ये भी ए बी के बीच में कनेक्ट है, लेकिन ये वाला कहाँ है, बी टू ए कनेक्ट है, मतलब IX की डायरेक्शन जो है वो बी टू ए है, ना कि ए टू बी। तो अब हम इसमें IX की डायरेक्शन बनाएंगे बी टू ए। अब तीनों पैरेलल हैं तो किसी में भी आप शो कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बी टू ए होनी चाहिए, ठीक। ओके, तो अब हम करेंगे क्या कि इसी क्वेश्चन में अब हम देखेंगे ये दोनों पैरेलल हैं, मैंने जस्ट अभी बताया था आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3/2, इन दोनों का बस देखते हैं। इसका करंट निकालना है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 ओम इन पैरेलल 3 ओम, और ये जो वोल्टेज है ±12 वोल्ट है, इसमें करंट IX फ्लो हो रहा है। तो IX जो होगा, अब क्या करेंगे, दो ब्रांचेस है, करंट डिवीज़न लगाएंगे, ठीक है। तो करंट डिवीज़न होता क्या है, करंट डिवीज़न लगाना है तो टोटल करंट चाहिए, ठीक है। टोटल करंट चाहिए, हमने मान ली इससे I फ्लो हो रही टोटल करंट, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब बस हम इसको पहले लिख लेते हैं, टोटल करंट I इंटू अपोजिट आर्म का रजिस्टर, मतलब 1.5 दैट इज़ 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 3/2, ठीक, I इंटू 3/9 दैट इज़ I इंटू I/3, ये आया IX की वैल्यू, ठीक है। अब हम I निकालना है, I निकालने के लिए क्या करेंगे, इन रजिस्टर को पहले पैरेलली सॉल्व करेंगे, तो सर्किट बन जाएगा ऐसे, एक रजिस्टर आएगा +-12 वोल्ट होगा, इससे करंट फ्लो होगी I, और इधर जो आएगा आर इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा 1.5 इन पैरेलल विथ 3, तो ये है क्या 3/2 इन पैरेलल विथ 3, 3/2 इंटू 3 अपॉन 3/2 + 3, ये 1 क्या जाएगा 9 अपॉन 9 दैट विल बिकम 1, एक सेकेंड, ओके। तो ये आया 1 ओम, इसकी वैल्यू क्या आई 1 ओम आई,
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/1, दैट विल बिकम 12 एम्पेयर। अब आई एक्स जो होगा ये आ जाएगा 12/3, दैट इज़ 4 एम्पियर। ओके, दैट्स इट। ठीक है, ये आ गई करंट की वैल्यू। ओके, एक सेकेंड, एक और चीज़ कि अभी हमने जैसे आई एक्स निकाली ना, तो ये हमने अपनी करंट डिवीजन के हिसाब से ली थी, तो उसके हिसाब से ये जस्ट अपोजिट आएगी। ठीक है, तो हमने करंट इधर से फ्लो कराई थी, अगर इधर से फ्लो कराते तब सही आती, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कराते हैं। और ये मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बताया था जब सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। इधर से करंट जा रही है तो ये I1, ये I2 है, I2 और आई एक्स जो है माइनस ऑफ एक्स है, तो ये जो हमने फाइंड की वो I2 है। ठीक है, ओके, ये I2 थी, तो जो आई एक्स है ये जस्ट अपोजिट है I2 की, आई एक्स जो है माइनस ऑफ I2 है। ठीक है, दैट इज 4 एम्पियर इज़ द रियल आंसर। ओके, तो ये -4 एम्पियर है जो रियल आंसर है। ओके, सो फॉर टुडे हम लोग इधर तक ही ख़त्म करते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व करा सकें, तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस किया अब तक, उससे ज़्यादा नहीं, जितने कंसेप्ट अपन ने अभी डिस्कस करे हैं उन पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं होते हैं या कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी, डेफिनेटली रिप्लाई दूँगी। और बस सीखते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आ ही जाएंगे वो तो सॉल्व करना। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।